हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 14 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा और साथ में वहाँ पर आपको और भी डेली, मंथली, वीकली जो है ये एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम WMO बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके सेक्शंस में पूछा जाता है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने प्रमुख परीक्षण जो क्वालिफिकेशन टेस्ट हैं वो अभी यहाँ पर सफलतापूर्वक किए हैं? इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी मेजर क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। तो अभी इसरो ने 3 अपने जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए और ये काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि गगनयान जो है वो भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें जो है इंसान है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाएंगे। पहला टेस्ट ये बताता है कि जब कैप्सूल समुद्र में गिरेगा तो वह सीधा खड़ा रहे, तो जो क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में ये यहाँ पर बात करता है। दूसरा टेस्ट जो है वो ये बताता है कि जो स्पेस क्राफ्ट के अलग अलग हिस्से वो सही तरीके से अलग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये जो दूसरा वाला होता है ये आपका होता है सेपरेशन टेस्ट। ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है वो ये चेक करता है कि जो स्पेस क्राफ्ट है इसकी जो ऊपरी लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपेक्स कवर, वो सही सलामत यहाँ पर जो अलग हो जाए। तो ये तीनों टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर की, इसलिए चर्चा में है। तो इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि ये है क्या। तो ये पहला होता है CMUS, क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं CSCDS, इसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट सिस्टम। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अलग अलग हिस्से वो सही तरीके से अलग हो सके, जिसको हम सेपरेशन टेस्ट पे बोलते हैं। तीसरा होता है क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। ये एक एपेक्स कवर सेपरेशन जो लोड है वो यहाँ पर रहता है। तो ये तीनों जो टेस्ट हैं वो अंतरिक्ष यात्रियों की जो सुरक्षा है उनके लिए ही यहाँ पर किए जाते हैं, तो वेरी क्रिटिकल फॉर द सेफ्टी पर्पज होते हैं। ओके। 2026 विंबलडन महिला एकल जिसको बोलते हैं लेडी सिंगल्स, तो इसका अभी जो खिताब है वो किसके नाम पर किया है? तो हु वॉन द 2026 विंबलडन लेडीज सिंगल टाइटल, ये बेसिकली किसने जीता है? ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये है लिंडा नोस्कोवा। तो ये जो सेज रिपब्लिक है तो इसकी लिंडा नोस्कोवा है। तो इन्होंने विंबलडन की जो 2026 में जो वुमेन्स का सिंगल खिताब है, ठीक है, वो अपने नाम पर यहाँ पर किया है। फाइनल मैच में जो इनका मुकाबला था वो कैरोलिना मुचोवा के साथ हुआ और अगर बात की जाए लिंडा नोस्कोवा का तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम यहाँ पर है। ठीक है। और अगर बात की जाए इनकी तो ये 21 साल में इन्होंने ये खिताब जीतकर अपने पिछले जो 15 सालों का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने यहाँ पर तोड़ा है। तो उस वजह से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चर्चा में भी। यंगेस्ट विंबलडन वुमेन सिंगल चैंपियन। ठीक है। Approximately how much did the FPI invest in July 2026? FPI को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो अभी जुलाई 2026 में जो FPIs हैं इन्होंने लगभग कितना निवेश किया है? तो ये आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15,157 करोड़ का जो है ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। तो जो भी विदेशी निवेशक हैं इन्होंने भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी खुलकर जो है खरीदारी की है। पिछले 4 महीनों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय शेयर ये लोग बेच रहे थे, लेकिन अब ये फिर से वापस आए हैं और यहाँ पर इन्होंने परचेस काफ़ी किया है। ठीक है। तो जुलाई 2026 की अगर बात की जाए तो अब तक जो विदेशी निवेशक हैं तो इन्होंने भारतीय शेयरों में लगभग 15,157 करोड़ का जो इक्विटी मार्केट है उसको यहाँ पर अभी ऑप्ट किया है। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये फिगर्स कितना है? 15,157 करोड़ का। ओके। जो FPIs के जो नेट बायर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये किया है। ठीक है। फॉर अगर हम देखें पिछले 4 महीनों में तो ये काफ़ी कम था, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने बढ़िया किया हुआ है। ओके। एमनेस्टी स्कीम 2026 हैज़ बीन लॉन्च बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो एमनेस्टी स्कीम है 2026 वो किस संगठन के द्वारा शुरू यहाँ पर की गई है? तो ये EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है ये नई एमनेस्टी स्कीम ये है। और इसको आपसे पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी स्कीम 2026 ये किसने लॉन्च की है? तो ये जो EPFO है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया है। ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो स्कीम है वो ऐसे जो PF ट्रस्ट होते हैं ना, तो
आप ये देखें कि जिनके पास इनकम टैक्स के तहत तो मान्यता है लेकिन कानून के मुताबिक ज़रूरी जो सरकारी मंजूरी है वो नहीं है, तो इस स्कीम के जरिए क्या होगा कि ये जो ट्रस्ट हैं वो अपनी कानूनी स्थिति को ठीक करवा सकते हैं। जो इनकी लीगल पोजीशन है उसके लिए ये लोग जो हैं गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनके साथ ये जुड़ सकते हैं। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या है कि 6 महीने का इन्होंने समय दिया है। तो ये पूछा सकता है कि जो एमनेस्टी स्कीम 2026 है इसमें एग्जाम्पशन कितना है, तो ये 6 मंथ की विंडो है और 29 जून 2026 से जो है इसके आवेदन तो चल रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर आए और जो ट्रस्टों का कामकाज है इसको बेहतर करना और जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना। ठीक है, सिंप्लीफाई ईपीएफओ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ई सरस मेनली मार्केट्स प्रोडक्ट मेड बाय होम। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो ई सरस है वो किन उत्पादों की बिक्री के लिए जो है इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मेनली जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं इनके लिए ये होता है। तो डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम है अभी इसके 11 साल पूरे हो गए, तो इस दौरान जो यूपीआई जैसे कई बड़े फील्ड हैं वो काफ़ी आगे उभर कर आए हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो ई सरस है जो ग्रामीण इलाकों में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकी काफ़ी मदद करता है। तो अभी क्या हुआ है कि जो DAYNRLM है ये एक ऐसी योजना है जिसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसके तहत जो है ये बेसिकली ई सरस जो है वो काम करता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी परिवार अगर गांव का है तो उसको एक अच्छी आजीविका और फैसिलिटेट जो है वो वहाँ पर करना। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो गांव के कारीगर हैं वो अपने सामान प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन बेचेंगे तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिजिटल सुविधा जो है वो उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। और ई सरस को इन्होंने क्या कर रखा है कि जो ONDC है ना और जो लॉक OS है और जो भाषिनी है ऐसे बड़े डिजिटल सिस्टम के साथ में जुड़ा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको ई सरस को यहाँ पर जान सके। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग अब तक 9 करोड़ जो SSG है उनकी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और इनके द्वारा बनाए गए 14 से ज़्यादा जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर मार्केट में सेल हो भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये मैं हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो हाइलाइट से आप काफ़ी कुछ जो है वो जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज बैंक क्रेडिट ग्रोथ रिसेंटली रीच व्हाट लेवल मार्किंग अ 2-year हाई। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हाल ही में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो क्रेडिट वृद्धि है वो किस स्तर तक पहुँच गई है। तो ये लगभग 18.6% पर ये पहुँची है। और अभी जो RBI का कंपाइलेशन है जो BS रिसर्च ब्यूरो के द्वारा आया तो उसमें डेटा यहाँ पर दिया गया, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एक्सीलरेटेड है 2-year हाई। अगर आप देखेंगे तो ये 18.6% जो है ईयर ऑन ईयर है। तो ये भी यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। और अगर बात की जाए जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने लगभग 7 ट्रिलियन रुपीज़ का जो डिपॉजिट है वो किया है ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, मेकिंग द 3rd हाईएस्ट फोर्टनाइट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इन द लास्ट 29 ईयर्स। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कितने पर है, 13.3% ईयर ऑन ईयर है। तो ये जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली वॉन द 6 ला प्लेग्ना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो अभी हाल ही में किस भारतीय जो ग्रैंड मास्टर इन्होंने 6 ला प्लेग्ने ओपन जो है इस शतरंज टूर्नामेंट को यहाँ पर जीता। तो ये इनियन पा हैं। तो ये जो इनियन पा हैं ये फ्रांस के ला प्लागले में एक आयोजन होता है इस शतरंज टूर्नामेंट का, तो इसको इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। 23 साल के जो इंडियन हैं इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच इन्होंने नहीं हारा। मतलब हम कह सकते हैं कि अनबीटन परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर इनकी रही है। ठीक है, दूसरी जो जरूरी चीज़ है कि इन्होंने लगभग 9 राउंड थे तो उसमें 7.5 जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हासिल किए। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये पूछा भी जा सकता है कि मतलब इनका क्या रिकॉर्ड था। तो लगभग इन्होंने कुल 9 राउंड में से 7.5 अंक जो है वो हासिल किए, जिसमें से उन्होंने 6 मैच जीते और 3 मैच जो है वो इनके ड्रॉ यहाँ पर होते हैं। और इटली के जो लुका मोरिनी हैं और यूक्रेन के जो डैनियल मोसिव हैं, जैसे इन्होंने बड़े बड़े मेजर जो खिलाड़ी हैं इनको हराया साथ में। और साल 2026 में अगर आप देखें तो इनका ये 4th टूर्नामेंट टाइटल यहाँ पर रहेगा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। रिसेंटली ओवर 50% ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वॉज मेट थ्रू विच।
सोर्स यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में भारत की जो बिजली की मांग है वो 50% से जो अधिक हिस्सा है वो किस स्रोत से यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली क्लीन एनर्जी से आ रहा है। और अभी जो हमारे यहाँ के सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने बताया कि भारत में पहली बार जो कैपेसिटी टोटल है उसका 50% जो है वो क्लीन एनर्जी से यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो बिजली उत्पादन में एक बड़ी कामयाबी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरी जरूरी चीज़ क्या है कि 6 जुलाई 2026 को भारत की जो कुल बिजली सप्लाई अगर आप देखेंगे तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान है वो कितना है, ये है 50.2%। ठीक है, तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट भी है। तो इसका मतलब अब सीधा सीधा ये कि भारत जो है वो अपनी आधी से ज़्यादा बिजली जो है वो सोलर हो गया, वाइंड हो गया, हाइड्रो हो गया, तो ऐसे जो मेजर सोर्स हैं तो उनसे जो है भारत यहाँ पर पैदा कर रहा है। ठीक है, और अगर आप देखें भारत को 2030 तक जो है 500 मेगावाट जो है 500 गीगावाट की जो नॉन फोसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है ये 2030 तक जो है इन्होंने अपना बना रखा है कि मतलब हम नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे और 2030 तक जो है 500 गीगावाट इसका हम लोग टारगेट यहाँ पर रख रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना टारगेट यहाँ पर रखा जा रहा है। ओके, Which state has recently unveiled the data center policy 2026-29? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने जो डेटा सेंटर पॉलिसी है इसका अभी अनावरण यहाँ पर किया है, तो ये गुजरात है। तो अभी हुआ क्या है कि गुजरात ने जो विकसित गुजरात का एक इनका जो मॉडल है, तो ये डेटा सेंटर जो पॉलिसी है, डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-27, 2026-29, इसको इन्होंने यहाँ पर अभी जो है अनवेल किया है, इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो अभी हो क्या रहा है कि भारत में आप देखें गुजरात जो है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो AI रेडी जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये भी फैक्ट एक इम्पॉर्टेंट रहेगा और गवर्नमेंट का यही लक्ष्य है कि इस पूरे फील्ड में 6 लाख करोड़ का जो है एक बड़ा निवेश आया और डेटा सेंटर की जो क्षमता है वो 7.5 गीगावाट तक यहाँ पर पहुँचे। तो इसके लिए एक बड़े निवेश के लिए जो है ये लोग यहाँ पर रेडी हैं। और दूसरी चीज़ अट्रैक्शन इसके लिए चल रहा है, लगातार जो स्कीम्स हैं और जो जगह जगह पर प्रमोशन है वो भी इसका हो रहा है। और हो क्या रहा है कि सरकार कई तरीके की अलग अलग छूट दे रही है, जैसे कि कम बिजली का दाम है, सस्ती ज़मीन है और टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रियायतें हैं। तो जो धोलेरा है उस शहर को डेटा सेंटर्स का जो मुख्य केंद्र है वो यहाँ पर इन्होंने चुन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और जहाँ पर जो है कंपनियों को जल्दी मंजूरी और बिल्डिंग बनाने में यहाँ पर आसानी कही जाएगी। और इन्होंने जो पर्यावरण है इसका ध्यान रखते हुए जो 51% जो ग्रीन एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी है तो उससे ये लोग लेंगे ताकि पानी के लिए अपना खुद का जो डिसलिनेशन जो प्लांट है वो भी यहाँ पर लगाना होगा। तो ये इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं। Which former emir of Qatar passed away recently at the age of 74? तो यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में कतर के किस पूर्व अमीर जो हैं इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका नाम है शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। तो ये कतर के जो पूर्व अमीर शेख जिनका नाम है हमद बिन खलीफा अल थानी, इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ और इन्होंने 1995 से 2013 तक जो है कतर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था और फिर स्वेच्छा से अपनी जो सत्ता है वो हटा ली और अपने बेटे तमीम बिन अहमद अल थानी को जो है इन्होंने यहाँ पर आगे की जो अपनी गद्दी थी वो दे दी। तो उन्होंने अल जजीरा जैसे नेटवर्क की शुरुआत भी की और कतर को एक बहुत स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनाया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा कि क्या नाम है, किस एज में और इन्होंने क्या क्या किया था। तो जो फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे। ठीक है, अल जजीरा की जो शुरुआत है ये भी एक बड़ा टारगेट यहाँ पर रहेगा और इनका जो निधन है वो 74 में यहाँ पर हो गया। दूसरा एक ऑबिचुरी और है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेकंड वाला पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एक बहुत ही आप देखें महान जो पार्श्व गायिका है, एक लेजेंडरी जो सिंगर है एस जानकी, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है ऐसे जो मेजर जो इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं इसमें हज़ारों गाने यहाँ पर गाए थे और अपनी बहुत ही अच्छी आवाज़ के लिए इनको काफ़ी सारे जो अलग अलग तरीके के जो अवार्ड्स हैं वो भी सिनेमा जगत के वो भी यहाँ पर दिए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ऑब्वियसली से क्वेश्चन पूछा सकते हैं एस जानकी किस फील्ड से, तो इंडियन प्लेबैक सिंगर। ओके,
Which Indian player holds the top spot in the latest ICC Men's T20 बैटिंग रैंकिंग्स रिलीज इन द जुलाई 2026। तो अभी हुआ क्या है कि जुलाई 2026 में अभी जो आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग है, तो इसमें कौन सा जो बल्लेबाज है वो काफ़ी ऊपर है, तो ईशान किशन, ठीक है, इनका नाम लिया जाएगा। और जो ईशान किशन है ये नंबर 1 है आईसीसी मेंस T20 बैटिंग रैंकिंग्स में, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये दे रहे हैं। और अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो ये नंबर 2 पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर चालू रनवे के नीचे देश का पहला 6 लेन वाला जो अंडरपास है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो भारत की इंजीनियरिंग है इसका एक बड़ा नमूना भी है। कौन सा एयरपोर्ट है इस कंट्रीज फर्स्ट 6 लेन अंडरपास बीइंग बिल्ट विद एन एक्टिव रनवे। तो ये बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 6 लेन जो अंडरपास है तो उसके साथ ये बेसिकली और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? बनारस में, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखें इसमें जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, तो इसके लिए जो कॉस्ट है वो है 250 करोड़, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ₹250 करोड़। द प्रोजेक्ट पेव्स द वे फॉर द मैसिव रनवे एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये इतना आउटले था। और अगर आप देखेंगे फॉलोइंग द टनल कंप्लीशन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई ये एक्सटेंड करेगी एयरपोर्ट का जो एग्जिस्टिंग रनवे है जो कि 2745 मीटर था, अब इसको 4000 मीटर तक यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से यहाँ पर बन सकते हैं। Which of the following ports recently become the India's second major port to achieve an 18-meter draft capability, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो भारत में हाल ही में कौन सा बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला जो है भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर बन गया है। तो इसका नाम है कामराजर पोर्ट। तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो है इसको भारत का दूसरा ऐसा प्रमुख जो बंदरगाह बनाया गया है। तो इसमें होगा क्या कि 18 मीटर गहरा जो ड्राफ्ट है ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो इससे पहले सिर्फ विशाखापट्टनम पोर्ट जो था उसके पास ही ये कैपेसिटी थी, बट अब जो है कैपिटल जो ड्रेजिंग फेज़ है तो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जो है एक नई उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई, जिस पर लगभग 440 करोड़ का जो खर्चा है वो यहाँ पर आया हुआ भी है। और इस गहराई का फ़ायदा ये है कि अब यहाँ बहुत बड़े जहाज़ जो जिनको बोलते हैं कैपेसाइज व्हीकल्स, ठीक है, तो जो कैपेसिटी से भी काफ़ी बड़े होते हैं कैपेसाइज व्हीकल्स, तो इनकी बात की जा रही है आसानी से यहाँ पर आ सकेंगे। और लगभग 1,70,000 के आसपास में जो DWT जिसको बोलते हैं डेड वेट जो टॉनेज है इस तरीके का भार यहाँ पर उठा सकते हैं। तो इससे जो सामान लाने ले जाने का जो खर्चा है लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये काफ़ी कम होगा और भारत का जो एग्जिम ट्रेड है उसमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। In June 2026, India's overall EV penetration crossed which percentage marks for the फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन पैठ है ये पहली बार कितने प्रतिशत के जो है आसपास यहाँ पर ये पार यहाँ पर पहुँच गया है। तो भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन इसका बाज़ार जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस महीने कुल जो है 3,06,000 के आसपास में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो यहाँ पर बिकी है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो बढ़ा है वो 12% से यहाँ पर बढ़ा है। एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं फैडा, ठीक है। तो फैडा की अगर हम बात करें तो फैडा ने ये कहा है कि 2025 की तुलना में इस साल जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनकी जो बिक्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और 63% की जो भारी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो यहाँ पर जो है हुई है, ठीक है। और सबसे खास बात ये रही कि भारत में कुल बिकने वाली जो गाड़ियाँ हैं इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो हिस्सेदारी है वो पहले ही बार की अगर आप देखेंगे कैपेसिटी तो उसमें 12% के पार यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। Which bank recently launched Provident Fund Payment Services in collaboration with the EPFO? क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ मिलकर जो है प्रोविडेंट फंड भुगतान सेवा जो है वो यहाँ पर शुरू की है। तो इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसने अभी एक ऐसी सेवा स्टार्ट की है EPFO के साथ मिलकर जो बेसिकली इनका EPFO पोर्टल है उसके लिए जो है ये डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंटीग्रेशन जो है वो ऑथराइज्ड है EPFO और ये जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
हु सर्व्स एज द पैट्रन इन चीफ ऑफ द डूरंड कप। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि जो डूरंड कप आपका होता है उसमें पैट्रन इन चीफ के तौर पर जो है वो किसका नाम यहाँ पर है। तो अगर बात की जाए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको पैट्रन ऑन द चीफ है ये जो है बनाया गया है। बेसिकली जो डूरंड कप के वर्तमान जो है ये पैट्रन इन चीफ जो है ये हैं। तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं ये इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने दिल्ली में जो डूरंड कप 2026 है इसकी जो ट्रॉफियाँ हैं इसको यहाँ पर अनवेल किया। डूरंड कप की अगर बात करी जाए तो ये पूछा था कि कौन सा कप किससे रिलेटेड है। तो डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने जो फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं उसमें से एक होता है। तो डूरंड कप दैट इज़ रिलेटेड टू द फुटबॉल। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको स्पोर्ट्स के सारे न्यूज़ एक साथ लाइन अप कर दूंगा जिसमें कौन सा स्पोर्ट्स किस जो है ट्रॉफी के साथ में रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूरंड कप किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप जरूर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और इस बार जो हिस्टोरिक जो एडिशन था वो था 135th एडिशन। ठीक है, जो डूरंड कप ये सबसे पहली बार 1888 में हुआ था। ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करेगा। In which district did the Union Minister Jyotiraditya Scindia recently launch development projects worth rupees 350 करोड़। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन्होंने मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है उसमें अपने 4 दिवसीय जो इनका दौरा हुआ इसके दौरान इन्होंने 350 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं इनकी शुरुआत यहाँ पर की है। और इन प्रोजेक्ट्स का जो फ़ायदा है वो बिजली, रनवे, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और जो कौशल विकास है तो ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने यहाँ पर किया है। और दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि अभी भारत में एक मुहिम चल रही है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो अभी मोदी जी देखा होगा कि एक पेड़ सब लोग लगा रहे हैं अपनी माँ के नाम पर। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने खुद 700 पौधे यहाँ पर लगाए और पानी बचाने के लिए जो जल गंगा संवर्धन अभियान है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो गुना में 278 करोड़ रुपए का एक जो पावर स्टेशन है ना बिजली का वो भी यहाँ पर इन्होंने इसका शिलान्यास किया। तो इससे क्या होगा कि लगभग 225 गाँव के लिए जो है लगभग 2.25 लाख पीपल जो है वो 225 विलेज के हैं वो यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो ये जो पावर स्टेशन है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, और साथ में ही जो 4.5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है और एक नया जो ITI जो भवन है ITI बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर इन्होंने जनता को समर्पित की है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। Which state has recently imposed a 1-year ban on tobacco and nicotine-based food product? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसने अभी निकोटीन युक्त जो उत्पाद है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो इसका नाम है बेसिकली नागालैंड। तो नागालैंड की जो सरकार है इन्होंने स्टेट में जो टैबैको और निकोटीन है तो ऐसे सभी खाद्य पदार्थों पर 1 साल के लिए पूरी तरह इन्होंने बैन लगा दिया। अब इस बैन में क्या क्या शामिल होगा, जो गुटखा है, पान मसाला है, फ्लेवर्ड और जो सुगंधित चबाने वाली जो चीज़ें होती हैं इन सब की बिक्री, स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका पूरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर इन्होंने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अलग से पैक किया गया है तो जिसे जो उपभोक्ता होता है वो बाद में मिलाकर इस्तेमाल करता है तो उस पर भी जो है इन्होंने ये बैन यहाँ पर करा है। मतलब रॉ मटेरियल भी किसी अदर फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके बाद जो FSI के बाद इन्होंने जो इनको गाइडलाइंस मिली है उसके बाद इन्होंने ये सब सजेशन जो है वो यहाँ पर लिए। In which region was natural gas recently discovered at Sri Vijayapuram 3? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जो श्री विजयपुरम 3 है इसमें प्राकृतिक गैसों की खोज जो है वो किस क्षेत्र में यहाँ पर की गई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये अंडमान सी में जो आपको पता होगा कि जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्री हैं ये इनका नाम है हरदीप पुरी जी। तो इन्होंने जो अंडमान एंड निकोबार है तो यहाँ पर जो अंडमान सी है तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस है इसकी मिलने की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी। और ये भी बताया कि ये जो खोज की गई है वो अंडमान द्वीप समूह का जो ईस्टर्न तट है तो लगभग उससे ये 15 किलोमीटर दूर है। तो ये जो है श्री विजयपुरम 3 के नाम से जो है एक कुएं में हुई है। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है कि क्या नाम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैं क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ तो श्री विजयम 3 जो है ये एक एक्सप्लोरेटरी वेल होगा।
तो ये 15 किलोमीटर लगभग दूर है अगर अंडमान आइलैंड से देखेंगे अंडमान सी के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लगभग 1900 मीटर से ज़्यादा जो गहराई में टेस्टिंग के दौरान जो है गैस की जो मौजूदा उपलब्धि है वो यहाँ पर देखने को मिली, और जो इयोसीन चट्टानी संरचना है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ इन्होंने कहा है कि जो इयोसीन है इसका फॉर्मेशन देखने को मिला, और अब जो है 1900 मीटर से ज़्यादा गहराई में जो टेस्टिंग है उसके दौरान जो गैस की मौजूदगी है उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है, ठीक है। मैं आपको फैक्ट्स वगैरह सारे कॉपी में नोट करा देता हूँ, तो आप बिंदास यहाँ से ये भी कर सकते हैं। रिसेंटली कमीशनड ICGS अक्षय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया जो ICGS अक्षय ये क्या है। तो आपको बता दूं कि जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है जिसको बोलते हैं GSL, तो इसमें नए जो फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसको बोलते हैं ICGS अक्षय, इसको कमीशन किया गया है। आपको पता होगा कि जो कभी भी आर्मी होता है ना, तो इसमें किसी की नियुक्ति होती है या फिर कोई चीज़ जब बाहर जाती है तो बोलते हैं कमीशन और डी कमीशन, ठीक है। तो ये किसका हुआ है FPV जिसको बोलते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। तो ये जो जहाज है वो पूरी तरीके से क्या है इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब भारत में जो आत्मनिर्भर अभियान है इसके तहत यहाँ पर किया गया है, और इसका जो मेन काम होगा वो ICGS में जो अक्षय आप देखेंगे जो तटीय सुरक्षा है, जो कोस्टल लाइन में जो मैरीटाइम सुरक्षा होती है, तो इसमें जो तस्करी करने वाले लोग हैं और जो समुद्री कानूनों को लागू करने और जो मछुआरे नाविक वगैरह इनकी एक तरीके से मदद जो है वो यहाँ पर करेगा। तो ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें काफ़ी बड़ी मदद यहाँ पर करने वाला है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है फास्ट पेट्रोल वेसल FPV। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैं हमेशा आपके लिए 5 क्वेश्चन देता हूँ, तो ये लास्ट सेशन के 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और आज के जो हैं 5 क्वेश्चंस इनको आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका आंसर आपने क्या लिखा है। और बाकी आपको PDF वगैरह सब कुछ करंट अफेयर्स फंडा पर मिल जाएगा, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो आप जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। साथ में अगर कोई डाउट आता है तो 8448169188 इस नंबर पर आप हमसे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करें। आगे हम आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी सारे अपडेट मिलते जाएँ। थैंक यू गाइस।